हेलो एवरीवन, दिस इज सान्या अग्रवाल। वेलकम बैक टू योर चैनल फोकस क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से रिलेटेड हमने काफी सारे टर्म्स पढ़े थे। पहले तो ये देखा था कि इवेपोरेशन है क्या। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट या तो बढ़ जा रहा है या इवेपोरेशन रेट घट जा रहा है। उसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट था जो आपको, वैसे तो ज्यादा सारे ही प्रोपोर्शनल थे डायरेक्टली टू इवेपोरेशन। लाइक सरफेस एरिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आपका टेम्परेचर था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आपका नेचर ऑफ लिक्विड था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आपकी विंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। लेकिन ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपको याद होगा क्योंकि ये छोटा सा फैक्ट था। क्वेश्चन इधर से ही बन जाता है दैट विच इज द फिनोमेना विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ह्यूमिडिटी। कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ योर चैप्टर फ्रॉम द टॉपिक इवेपोरेशन, बिकॉज मैंने आपको इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें जो डिफरेंसेस बताए थे, तो उसमें क्या था? इवेपोरेशन इज द कूलिंग फैक्टर। जब भी इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है, आपको ठंडक महसूस होती है। उसके बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में रोजाना से देखते हो। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां हमारा इवेपोरेशन हो रहा है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप जितनी अच्छी तरीके से कर लेंगे, आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद सम क्वेश्चंस। मेनली फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? palm का मतलब आपकी हथेली। palm का मतलब क्या है? आपकी हथेली। होता क्या है इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा क्या होता है जब एसीटोन, एसीटोन क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो ठंडक देता है। बेसिकली इट इज यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर्स। जो आप ये मैंने नेल पेंट्स लगाई हुई हूँ, इसको हटाने के लिए जो रिमूवर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेल पॉलिश रिमूवर। और जब हम आपकी सिस्टर होंगी और जो लड़कियां हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ रही होंगी कि जब भी हम अपना नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं हमें बहुत ठंडक सी महसूस होती है। एंड जो लड़की हैं, मैं आज कोशिश करना अपनी मम्मा से या अपनी सिस्टर से नेल पेंट रिमूवर लेना और उसको थोड़ा सा लगाकर देखना या फिर अपनी पाल्म पर लेकर देखना, आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। तो वो जो ठंडा ठंडा लग रहा है ये क्यों लग रहा है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी हम एसीटोन को यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पर रखते हैं तो वो ठंडा क्यों लगता है? तो यही आपका आंसर है, एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम। ध्यान दो, ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं। मान लो अगर आप परफ्यूम को ओपन बॉटल रख देते हो, कभी उसका कैप नहीं लगाते हो, तो आपने नोटिस किया कि परफ्यूम उड़ जाता है। पेट्रोल के संग भी ऐसे ही है। अगर पेट्रोल को ओपन कंटेनर में रख दिया जाए तो क्या होगा? पेट्रोल उड़ जाएगा। सेम विद द एसीटोन। अगर आप एसीटोन को टाइटली नहीं करते उसका कैप तो क्या होगा? एसीटोन पूरा का पूरा नेल पेंट रिमूवर पूरा का पूरा उड़ जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर हम टाइटली ना लगाएं कंटेनर को तो वो क्या होता है? खुद ब खुद पूरा उड़ जाता है। रीजन क्या है? कि these are volatile in nature। volatile का मतलब मैंने आपको तब भी बताया था, जो खुद से उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। इनको ये छोटा छोटा पॉइंट आप नोट कर लिया करो, क्योंकि यही होता है। मेन कुछ टर्म्स होती हैं लाइक वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कैसे होती है? सब्सटेंसेस जो खुद से उड़ जाते हैं। नॉन वोलेटाइल इन नेचर जो खुद से उड़ते नहीं है। तो हमारा जो एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया या परफ्यूम हो गया, ये कैसे है? ये वोलेटाइल नेचर के। ये अगर इनको टाइटली, इनके कंटेनर को टाइटली बंद ना करो तो क्या होता है? ये खुद ब खुद उड़ जाते हैं। That evaporates, देखो वर्ड आ गया evaporate। ये क्या हो जाते हैं? evaporate हो जाते हैं when they come in contact with air। तो जैसे अगर हमारा वो जो कंटेनर है वो लूज रह गया तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो भी ये सब्सटेंस है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? हवा के, एयर के कांटेक्ट में। इवेपोरेशन इज फैसिलिटेट, और उसमें क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी कि एक सरफेस फिनोमेना हो जाएगा और आपका जो भी आपका सब्सटेंस है वो धीरे धीरे क्या होगा? इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। एज इट यूजेस एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया था? इवेपोरेशन, भाई किसी भी लिक्विड को अगर किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जाना है, इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड टू गैस में जाना, किसी भी लिक्विड का गैस में जाना। तो भाई जाने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, कुछ तो हीट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चाहिए, जैसे हमें बॉइलिंग में चाहिए था। लेकिन हमने देखा था, जब हमने कंटेनर में भी देखा था, तो जो नीचे के पार्टिकल्स थे वो इस सरफेस पार्टिकल्स को क्या दे रहे थे? एनर्जी दे रहे थे, और बाकी ने ऊपर से भी मिल रही थी एनर्जी।
तो ये दोनों की एनर्जी को यूज करके अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले रहे थे। तो इसमें क्या होता है एसीटोन में, जब इसके अंदर इवेपोरेशन होता है, इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम योर पाल्म। ये आपकी पाम से एनर्जी ले लेती है। भाई हमारी ह्यूमन बॉडी में भी तो एनर्जी है, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी को यूज कर लेती है। ये जो इसके एसीटोन के लिए जो एवेपोरेशन के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है, ये हमारी पाम से ले लेता है, फ्रॉम द पाम, hence leaving the cool effect on your palm। अब मान लो इसमें क्या किया, इसकी एनर्जी ले ली, तो ये क्या होते हैं, ये वाले सब चीजें क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, और ये वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स में जब तक एनर्जी है तब तक वो गर्म है, हीट है, लेकिन जब उनकी एनर्जी गई, अगर हमारी भी तब तक एनर्जी होती है, हम बहुत काम कर पाते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, हम थक के कोने में बैठ जाते हैं, तो हम बोलते नहीं अरे यार आज क्या हो गया, तुम्हें बड़े ठंडे ठंडे लग रहे हो, मतलब सुस्त लग रहे हो। सेम इनके साथ है कि जब इन पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी सरफेस पार्टिकल्स को दे दी, तो ये जो नीचे जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, ये क्या हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं, इनके अंदर की एनर्जी चली जाती है, एंड दे लीव बिहाइंड द कूलिंग इफेक्ट। तो जैसे हमारी पाम की भी एनर्जी एसीटोन ने ले ली, तो भाई हमारी जो पाम का ये एरिया रह गया, जितने पार्ट में हमारा एसीटोन था, वो ठंडा हो जाता है, उसकी पर्टिकुलर एनर्जी जो थी जो लॉस्ट हो गई, इवेपोरेट हो गई, रेस्ट क्या बचा, कूलिंगनेस। दैट इज व्हाई एसीटोन या कोई भी चीज में जब इवेपोरेशन होता है, तो जो रेस्ट पार्ट रह जाता है वो क्या लगता है, ठंडा ठंडा। कैसा लगता है, ठंडा ठंडा। इट प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। तो यही था इसका आंसर। एसीटोन पेट्रोल आर वोलेटाइल इन नेचर, that evaporates when they come in contact with air. It facilitates as it uses energy from your palm, आपकी एनर्जी ले लेते हैं, and leaving behind a cooling effect. I hope कि आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसको इतना भी याद करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर। स्प्रिंकल का मतलब छिड़काव करना, स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना, वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो शाम के समय में हम क्या करते हैं, अपनी जो ठंड जो भी आपकी छत होती है या भी जो आपके बैल्कनी एरिया होता है, आप वहां पे जाकर पानी डाल डाल कर आते हो जमीन पर। आपकी मम्मी उस पर पानी का छिड़काव करती है, दे बाल्टी डालती चली जाती। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो जितने अभी जो एकदम सनलाइट की वजह से आपका जो फ्लोर होता है वो जरूरत से ज्यादा गर्म होता है। आप जैसे उसमें पानी डालते हो धुआं उठना शुरू हो जाता है, और जब आप पानी डाल देते हो वो सारी एनर्जी क्या हो जाती है, इवेपोरेट आपको होती दिखती भी है इवन तब तो जब वो पूरी एनर्जी निकल जाती है उसके बाद क्या होता है, फ्लोर एकदम ठंडा हो जाता है और आप आराम से उस पर बैठते हो, खेलते हो। तो इसलिए यही पूछा है, जब एक गर्म दिन के बाद आप पानी का स्प्रिंकल करते हो, छिड़कते हो, क्यों ऐसा करते हो? तो इसका भी आंसर क्या है, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द रूफ टॉप और ग्राउंड, जब हम छत पर या अपने ग्राउंड पर पानी का छिड़काव करते हैं, इट इवेपोरेट्स बिकॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहां पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन क्या बताई थी, एक ऐसा टेम्परेचर जो कांस्टेंट हो जाता है टिल ऑल द लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्टेड टू द गैसियस स्टेट। तो उसमें क्या होता है, एकदम टेम्परेचर जैसे ही आप स्प्रिंकल करते हो उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है एट दैट टाइम, और पूरा का जो सारी हीट है वो एक संग सारी की सारी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो सारी इवेपोरेट हो जाती है, और जो रेस्ट पार्ट बचता है जो आपके फ्लोर पर, क्योंकि हीट तो सारी इवेपोरेट हो गई, इसीलिए फ्लोर पे अब क्या मिलती है, आपको एकदम ठंडक मिलती है। इट लेफ्ट अ कूलिंग इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? आपने देखा होगा चाय के संग प्लेट भी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉसर। एक बात और, जब हम चाय और सॉसर लेते हैं, मतलब कप एंड सॉसर लेते हैं, कप में से चाय धीरे धीरे करके सॉसर में अपनी प्लेट में पलटते हैं और फिर फूंक मारते हैं और एकदम सिप सिप करके पी जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कप में तो बहुत देर में चाय ठंडी होती है, लेकिन जैसे ही आप सॉसर में डालते हो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका भी रीजन क्या है, इवेपोरेशन। A saucer has a larger surface। भाई कप का सरफेस क्या है, कम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, सॉसर का क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है, प्लेट ओपन होती है रादर देन अ बाउल और अ कप, तो ये प्रमोटिंग क्विकर एवेपोरेशन। तो जैसे ही आप चाय को सॉसर में पलटते हो उसके अंदर बहुत तेजी से इवेपोरेशन होता है, ऑल द पार्टिकल्स absorb the heat from the lowest particle and evaporation हो जाता है from the surface particles. Hence the tea और मिल्क इन अ सॉसर कूल डाउन फास्टर। और इसीलिए
किसी भी ओपन फ्लैट सरफेस में और इन अ सॉसर और इन अ प्लेट आपका जो भी मिल्क, टी या कोई भी अदर लिक्विड होता है जो वार्म है वो बहुत तेजी से क्या हो जाता है, ठंडा, क्योंकि उसका इवेपोरेशन रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। सो दीज आर द रीजन व्हाई वी स्प्रिंकल द वाटर, व्हाई acetone left behind the cooling effect, and why we sip hot tea or a milk in a saucer. So I hope कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। इससे आगे और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। Okay students, so we are on fourth question. Fourth question यहाँ तो क्या है, why should we wear cotton clothes in summer? हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में? आपने देखा होगा गर्मियों के लिए जो सबसे अच्छे कपड़े माने जाते हैं वो कॉटन क्लॉथ्स माने जाते हैं। रीजन क्या है, आपने देखा होगा जो भी कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। वो बिल्कुल जैसे आपका सिल्क का कपड़ा होगा या कोई भी नायलॉन या कोई भी रेयन, कोई भी आप कपड़ा उठा लो, उसके अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट पैटर्न दिखते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई भी पोर्स नहीं दिखते हैं। लेकिन आप जब भी कोई कॉटन का कपड़ा लोगे तो आप इसको ऐसे भी करोगे ना तो भी आपको छोटे छोटे छेद दिख जाएंगे सब जगह। तो पोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। कैसे? In summer, it is preferred to wear cotton clothes because cotton material have pores that absorb sweat. तो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, वो जो भी आपको स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, वो उन पोर्स के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। मान लो अगर कोई इस तरीके का एक पोर है तो यहाँ मेरे को स्वेट आ रहा है, यहाँ क्या क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही इवेपोरेशन रेट होना होगा, मेरी बॉडी से एनर्जी इनको मिलेगी और ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। बिकॉज एवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना। तो मेरे पोर्स के अंदर पहले मेरा स्वेट, मेरा जो पसीना था वो एब्जॉर्ब हो गया। आफ्टर दैट मेरी बॉडी से जितनी भी हीट थी उन पार्टिकल्स ने ले ली और ये जो सरफेस पार्टिकल्स थे ये इवेपोरेट हो गए और इस तरीके से जो हमारा पसीना होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके सूख जाता है। फैसिलिटेट इवेपोरेशन एंड हैंस कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। तो जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी इस तरीके से क्या करते हैं, हमारी बॉडी हीट को, जो भी स्वेटिंग हुई थी, एक्स्ट्रा हीट हमारे अंदर आ गई थी, गर्मी लगने लगी थी, वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। तो हीट क्या होती है, हमारे से इवेपोरेट हो जाती है। और जब हीट इवेपोरेट हो जाएगी तो हमें क्या लगेगा, ठंडा ठंडा फील होगा। तो ये जो कॉटन के जो मटेरियल होता है, कॉटन क्लोथ्स होते हैं, इसके अंदर जो भी पोर्स, जो भी होल्स प्रोवाइडेड है, इसके अंदर हमारी स्वेटिंग अब्सॉर्ब हो गई। इसने क्या किया, सरफेस पार्टिकल्स जो ये अब्सॉर्ब हो गए, इसने हमारी बॉडी से हीट ली, सरफेस पार्टिकल्स को दी, सरफेस पार्टिकल्स हमारे उस हीट को लेके इवेपोरेट हो गए। और जब हमारे अंदर की हीट कम हुई तो हमें क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। इसी वजह से गर्मियों के दिनों में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए जिससे इवेपोरेशन रेट कंटिन्यू होता रहे और हमें उसके बदले में कंटिन्यू हीट, ठंडक मिलती रहे। दैट इज व्हाई इट इज प्रेफर्ड टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। रीजन इज दिस, इवेपोरेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why does a desert cooler better on a hot dry day? डेजर्ट मतलब जो भी रेगिस्तान होता है जहां पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो अगर हम वहां पर या फिर ऐसा कह लो कि जहां पे पेड़ पौधे कम है, डेजर्टेड एरिया लग रहा है, अगर हम वहां पर कूलर ऑन कर दें तो हमें ठंडा ठंडा क्यों लगता है, एक्स्ट्रा कूलिंग क्यों लगती है? रीजन क्या है? इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई। भाई डेजर्टेड एरिया है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, थोड़ी शेडिंग देते हैं, विंड स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन डेजर्टेड एरिया में क्या है, सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जा रहा है, उनको कोई भी शील्ड करने वाला है ही नहीं। तो क्या होता है, वहां का पेनिट्रेशन एरिया कम हो जाता है और वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड लेस ह्यूमिड। भाई जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज है, ह्यूमिडिटी भी बहुत लेवल पे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स को स्टोर करने वाली कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो उनको करे। दैट इज व्हाई वहां की ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। भाई ध्यान देना, इवेपोरेशन के दो फैक्टर्स मैंने आपको बताया थे जो इफेक्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी कम होगी, इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन एंड humidity is inversely proportional to evaporation on a hot dry day। तो वहां क्या होता है, जब इतनी गर्मी है तो ह्यूमिडिटी तो कम है और टेम्परेचर बढ़ गया है, enabling better evaporation, जिसकी वजह से वहां का जो इवेपोरेशन रेट है और अच्छा हो जाता है और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल्स कम हो गए एयर में, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवेपोरेशन रेट और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जितना भी कूलर उनको वाटर पार्टिकल्स देगा वो और एयर्स में जाएंगे, आपको और ज्यादा तेजी से वो इवेपोरेट होंगे। हाई लेवल ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रोवाइड्स बेटर कूलिंग इफेक्ट। तो हमारे वो दोनों फैक्टर आ गए कि ह्यूमिडिटी कम है
तो हमारा क्या हो रहा है, इवेपोरेशन बढ़ रहा है। एंड टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये फैक्टर्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ह्यूमिडिटी कम, इवेपोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो भी इवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, विंड स्पीड ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा। तो ये कुछ फैक्टर्स याद रखेंगे, ये हर क्वेश्चन में घूम फिर के कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। देखो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट यानी कि मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो ये पूछ रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों लगता है। अगेन द सेम रीजन जैसे हमारे कॉटन क्लोथ्स में था। कॉटन क्लोथ्स में भी क्या थे, होल्स थे, पोर्स थे बहुत सारे, जिससे उसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा जो स्वेट था वो स्टोर हो रहा था, अब्सॉर्ब हो जा रहा था, और हीट मिलते ही, थोड़ी बहुत एनर्जी मिलते ही वो सारे पार्टिकल्स क्या हो जा रहे थे, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जा रहे थे। सेम रीजन इज विद मटका, द अर्थन पॉट। आपने देखा होगा मिट्टी है, मिट्टी से बने हुए मटके हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, आपके जो है पोर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे 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 छेद होते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हो। During summer, water kept in an earthen pot मटका continues to evaporate. वो continue evaporate होता रहता है through the fine pores on it. क्योंकि उसके ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं, तो क्या होता है, जो सरफेस पे जब ये छेद हैं, आपके अंदर के इनर पार्टिकल्स ने, जैसे हमने बीकर में पढ़ा था, नीचे वाले पार्टिकल्स ने जो भी ये एनर्जी थी इन अपर पार्टिकल्स को क्या करी थी, दे दी थी। जब दे दी तो जैसे इवेपोरेशन हुआ, सरफेस वालों ने क्या किया, इवेपोरेशन किया और उड़ गए। सेम जब ये वाले अंदर वाले पार्टिकल्स ये सरफेस पे अपनी एनर्जी दे देंगे, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल आ गए हैं वो इन पोर्स के जरिए क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। यही रीजन है। कंटिन्यूज टू इवेपोरेट थ्रू द फाइन पोर्स ऑन इट सिंस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। और जब उस मटके के अंदर के पार्टिकल्स की गर्मी चली जाएगी, निकल जाएगी, तो रेस्ट जो वाटर होगा वो कैसा लगेगा, आपको ठंडा लगेगा। यही रीजन है वाटर केप्ट इन मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो जितनी भी अंदर के पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी सरफेस पार्टिकल्स को दी। सरफेस पार्टिकल ने ड्यू टू वहां पर पोर्स मौजूद हैं बहुत सारे मटके में, उसके थ्रू उन्होंने इवेपोरेशन रेट को बढ़ा लिया, क्योंकि जैसे वो सरफेस पे आए वो पार्टिकल्स एनर्जी लेकर वो उस छेद के द्वारा निकल गए, उन पोर्स के द्वारा निकल गए, और हीट हमारी सारी जितनी गर्मी थी उस वाटर के अंदर वो निकल गई, एंड द रेस्ट वाटर बिकम कूल। दैट इज व्हाई द water which we store in an earthen pot or in a matka we feel cool. So these are the reason. Evaporation आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस है, उनको भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, why does water droplets are seen on the outer surface of a glass tumbler containing ice and cold water? आपने देखा होगा, अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो या कोई भी ठंडा पानी का ग्लास लेते हो, उसके अंदर एकदम चिल्ड कूल एकदम वाटर डाल देते हो, तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हो कि उसकी जो सराउंडिंग होती है कंटेनर की, ग्लास की या फिर कैन की, उसके ऊपर छोटे 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 एकदम वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। मतलब जितना ज्यादा ठंडा पानी होता है उतने ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी सराउंडिंग पे दिखती है। इसका क्या रीजन है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। इसका रीजन क्या है कि हम जानते हैं कि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है एयर में, हमने अभी देखा था ह्यूमिडिटी जिसको थी। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, भाई ग्लास में क्या एकदम ठंडा पानी है, तो क्या होता है हमारी जो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स हैं वो उस ठंडे पानी की जो कैन है उसकी सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में आ जाती है। देखो कैसे, मान लो ये मेरा एक कंटेनर है, इसके अंदर एकदम आइस चिल्ड वाटर भर रहा है, ठीक है। अब ये है मेरी एयर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जैसे ही इसके इस सरफेस के कांटेक्ट में आती है, इसका सरफेस कैसा हो चुका है, बहुत ज्यादा कैसा हो चुका है, कोल्ड, एकदम ठंडा हो चुका है, बहुत ज्यादा कूल हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोल्ड सरफेस है, तो इसके अंदर कोई हीट तो है नहीं। तो क्या होता है, ये एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अपनी एनर्जी को रही सही को भी क्या कर देते हैं, जैसे ही वो उस कांटेक्ट में आते एकदम ठंडे पानी के, ठंडे सरफेस के, ठंडे ग्लास के सरफेस के जैसे कांटेक्ट में आते हैं, तो इन वाटर वेपर्स में जितनी भी एनर्जी होती है ये उसको लॉस्ट कर देते हैं, एकदम खत्म हो जाती है उनकी एनर्जी। जैसे ही एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो उस सरफेस पे क्या होते हैं, अपनी बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठंडे होके कंडेंस्ड हो जाते हैं। हमने पढ़ा है जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में जाता है, लेकिन जब उसको कूल करते हैं, मैंने आपको स्टेट ऑफ चेंजिंग इन स्टेट ऑफ मैटर से बताया था, अगर लिक्विड हीट किया जा रहा है तो वो गैस बनेगा,
लेकिन अगर कूल किया जा रहा है तो कंडेंस होके वो क्या बन जाता है, लिक्विड। जो आपकी गैस से होती है अगर उसको आप कूल कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, कंडेंसेशन पे इधर क्या हो जाता है, कंडेंसेशन, और इधर क्या हो गई आपकी हीटिंग। तो ये क्या होता है, जब गैस कूल होती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, क्योंकि उधर क्या होता है, कंडेंसेशन। तो जैसे ही वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आए, बिल्कुल उसकी एनर्जी जो थी वो लॉस्ट हो गई और उस कंटेनर पे क्या हो गया, वो कंडेंस्ड हो गए। यानी कि जो गैस थी, एयर थी, वो उस ठंडे कांटेक्ट में आते ही कंडेंस्ड हो गई, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। दैट इज वाई जो आउटर सरफेस होता है आपके कंटेनर का, कैन का, ग्लास का, उसमें छोटे 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 क्या आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो दिस इज द रीजन why we see the water droplets on the surface of the cool chilled water container. Next question, which single term is used to define the mixing of copper sulfate? यहाँ बात हो रही है मिक्सिंग की। मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। मान लो कॉपर सल्फेट जो होता है एक हमारा केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होते हैं कॉपर का और सल्फेट को, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है कॉपर सल्फेट। अगर उसको हम पानी में डाल दें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद मिक्सिंग हो जाती है उनकी। तो ऐसा हम क्या करते हैं उसके संग, उसके ना मिक्सिंग हो जाती है। कौन से हमने अपनी इस पूरे चैप्टर में ऐसी टर्म पढ़ी है जिससे उसमें जो है इंटरमिक्सिंग हो जाती है। एक बात बताइए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये शायद आपको लाइन याद हो, तो हमने किस चीज में पढ़ी थी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफ्यूजन। किस चीज की वजह से होती है, डिफ्यूजन। हमने खाने की एकदम अच्छी सी खुशबू हमको किस वजह से आ रही थी, ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स। एयर्स में जो भी आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है और जो वाटर, जो आपके एकदम हॉट सिजलिंग फूड से जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं खुद ब खुद। भाई हमने तो नहीं कहा कि तुम इंटरमिक्स हो, खुद ब खुद हो जाते हैं और वो आपको इसकी एकदम अच्छी सी खुशबू आती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। तो यहाँ पर भी यही होता है, जो इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर, जब हमको छोड़ देते हैं खुद ब खुद तो उसके अंदर भी क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है और कॉपर सल्फेट पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the following an example of matter which can be termed as fluid. Fluid किसकी क्वालिटी है, लिक्विड की एज वेल एज गैस की। सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसमें देखी जाती है, गैस में, हमने पढ़ा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन फ्लूइड नेचर दिखाएगा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। आपको बता देती हूँ, कार्बन सॉलिड फॉर्मेट रहता है आपका, डायमंड कार्बन से ही मिलकर बना होता है। सल्फर इज ऑल्सो अ पाउडर फॉर्मेट, सॉलिड होता है। आपका ऑक्सीजन आप जानते हैं क्या है, मुझे बताइएगा, गैस है। फॉस्फोरस इज अगेन अ नॉन मेटल, आपको ये भी जो है आपको सॉलिड फॉर्मेशन में दिख जाता है। सो आपको बताना, इवन फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम वाटर में कैप्ट करके रखते हैं, पानी के अंदर रखा जाता है। बहुत सारे मटेरियल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ऐसे ओपनली नहीं रख सकते हैं, जैसे सोडियम वगैरह हो गए, इनको हम केरोसिन के अंदर करके रखते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसका आंसर क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर इज मैटर सराउंडिंग, मैटर इज सराउंडिंग। सो आपको आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स देखेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, बहुत सारी तरीके की टर्म्स आएंगी, डिफरेंट एंड फ्रैक्शनल डिस्क्रिमिनेशंस, बहुत सारे मिक्सचर्स को अलग करने के तरीके, कैसे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करेंगे, कैसे एक कंपाउंड को करेंगे, सब कुछ देखेंगे अपने इस नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड टेक द स्क्रीनशॉट।